अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद और मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। आज के न्यूज़ रूम में सबसे पहले जिक्र शाहीनों का कि जिन्होंने आइलैंडर्स को वाइट वॉश किया और कोलंबो टेस्ट भी अपने नाम किया। शाहीनों ने एक इनिंग और 222 रन से श्रीलंका को शिकस्त दी और यूं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली सीरीज में कामयाब हुआ। नोमान अली ने करियर बेस्ट 7 आउट किए, जबकि नसीम शाह ने भी 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ठीक है, ये तो खेल के मैदान से खबरी थी, लेकिन न्यूज़ रूम में सियासी खेल की भी बात करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों में इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक राय है, लेकिन तमाम हुकूमती जमातें कौमी असम्बली को वक्त से पहले तहलील भी करने पर रजामंद हैं। सवाल ये है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार का नाम दिया गया तो इत्तेहादियों ने इसकी मुखालफत कर दी, राजी ना हुए तो नून लीग फिर इनकारी भी हो गई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब के इम्कानात तो कम हैं जी, लेकिन नाम उनका आउट नहीं हुआ। इस पे हम न्यूज़ रूम में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ का जो बयान था, जिसकी मजम्मत की जा रही है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब अपने बयान पे डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सफाई भी नहीं देंगे, माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, तो इस पे भी हम बात करेंगे यकीनी तौर पर। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर केस में तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं, ये सब भी होगा। जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो मुकाबले हैं, आजकल सब एक दूसरे की नकल करते नजर आ रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे कि ये हो क्या रहा है और कौन फेल है कौन पास है। लेकिन फिर सबसे पहले बात वही शाहीनों की। आज के मैच की कुछ झलकियां भी आपको दिखा रहे हैं हम टेलीविजन स्क्रीन पर साथ साथ। और ये जो सिलसिला है 2 टेस्ट मैचेस का, इसमें पहले मैच में भी हमारी कामयाबी हुई और आज के मैच में जो शानदार कामयाबी है, एक इनिंग 222 रन। जिस तरह से नोमान अली ने 7 खिलाड़ियों को चलता किया, फिर नसीम शाह ने अपनी जो तेज़ बॉलिंग है उसके ज़रिए से 3 खिलाड़ियों को बोला कि ये रहा पवेलियन और आप जा सकते हैं। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल ये रही कि प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं अब्दुल्ला शफीक। और ये जो सीरीज़ थी 2 टेस्ट मैचेस की, इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे हैं आगा सलमान। अब्दुल्ला शफीक ने 201 रन स्कोर किए थे पाकिस्तान की तरफ से पहली इनिंग्स में, और आगा सलमान की ओवरऑल जो कारकर्दगी है उन्होंने 221 रन स्कोर किए। 221 रन के एवज उन्हें 3 विकेट्स उन्होंने ली हैं। तो ये कारकर्दगी है मजमूई तौर पर। दिलचस्प बात इसमें सारी की सारी ये रही कि आज हमने बैट किया, ओपन किया, और जो टीम बैट कर रही होती है वो ये डिसाइड करती है कि रोलर चलना है पिच पर या नहीं चलना। अगर हम कल डिक्लेयर कर देते, बहुत सारे लोगों ने कहा कि बाबर को कल डिक्लेयर कर देना चाहिए था, अगर डिक्लेयर करते तो आज ये श्रीलंका की कॉल होती कि रोलर चले, और अगर रोलर चलता तो ये एक बैटिंग पिच बन जाती। लेकिन हमने आज 2 ओवर खेले, हमने रोलर नहीं चलने दिया, पिच को अपनी मर्जी से रखा, और उसके बाद फिर हमने फंसाया आइलैंडर्स को, और फिर रिजल्ट हमारे सामने है कि किस तरह से आप देख सकते हैं सब खुश हैं। बाबर जो है वो अपनी टीम को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। और आज जो बंदा छाया रहा है वो नोमान अली है। उन्होंने किसी लम्हे जो लंकन प्लेयर्स थे उन्हें मैच में आने नहीं दिया और उन्हें अनकंफर्टेबल रखा, अनईजी रखा, जो कि एक अच्छे बॉलर की जिम्मेदारी भी होती है। तो ये है सारी सूरत हाल, और इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे, लेकिन सबसे पहले जवेरिया हम चौधरी अशरफ से बात कर लेते हैं। चौधरी अशरफ साहब हमें ज्वाइन करें। चौधरी अशरफ साहब, कहिएगा यकीनी तौर पर ये जो सूरत हाल है इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या मामलात आपको बनते नजर आ रहे हैं? नोमान अली डेफिनेटली जो हैं वो आज छा गए, किसी लम्हे उन्होंने लंकन प्लेयर्स को जो है ईजी नहीं होने दिया। इम्कान यही था कि पाकिस्तान इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल कर लेगा, क्योंकि गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जिस तरह की कारकर्दगी थी, उस कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तान टीम ने हमें बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखाई। और दूसरे टेस्ट में जो कोलंबो टेस्ट था उसमें जिस तरह पहले टेस्ट में साउथ शकील ने डबल सेंचुरी स्कोर की, तो जो दूसरा टेस्ट कोलंबो टेस्ट हुआ तो उसमें अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी स्कोर की। इसके साथ आगा सलमान ने भी 132 रन की इनिंग्स खेली। ये जो उनकी इनिंग्स थी, तो इससे बहुत सारा ये था कि पाकिस्तान के यंगस्टर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। यकीनी तौर पर। इसमें चौधरी साहब, दिलचस्प बात यह है कि आप दोनों मैचेस देखें, तैयब ताहिर की परफॉर्मेंस आपके सामने है, उसके अलावा आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो आपको अब टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर्स मिल रहे हैं, वो टेम्परामेंट मिल रहा है जो 200 स्कोर करने का जो है वो जिगरा रखते हैं, और वो ज़रा सेटल होके, ठंडे होके, आराम से टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलते हैं। इसी दौरान हमें अब्दुल रऊफ साहब ने भी ज्वाइन किया, फास्ट बॉलर, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, आपकी तरफ ये सवाल लेकर आऊँगा मैं डेफिनेटली। रऊफ भाई, ये जो सारी कारकर्दगी आपके सामने है, आज तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने बताया कि उनकी क्लास क्या है और किस तरह से वो मुखालिफ टीम को जो है वो जकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं और जल्दी जल्दी पवेलियन भेज सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि बड़ा खुश आयन दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और एक कंप्रीहेंसिव पाकिस्तान की विक्ट्री रही है श्रीलंका के खिलाफ। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है कि बहुत कम देखने में आया कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली बैट्समैन, वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर उन्होंने स्कोर किया, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंद है कि अब्दुल्ला शफीक ने
اور اس کے بعد ساؤتھ شکیل نے جس طرح پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو نہ صرف سیو کیا بلکہ وکٹری اسٹینڈ پر لا کر کھڑا کر دیا، یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے فاسٹ بالرز ہیں، کیونکہ ایک ہومڈ کنڈیشن ہوتی ہے سری لنکا میں اور اس میں فاسٹ بالنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود جس طریقے سے شاہین افریدی نے اور نسیم شاہ نے بالنگ کی ہے ڈیفینیٹ وہ قابل تحسین ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا اسپن بالنگ اٹیک تھا اس میں ابرار نے شاندار بالنگ کی ہے، نعمان علی پہ کافی کرٹیسائز ہوا تھا، کافی پریشر تھا ان پہ، مگر انہوں نے جو اپنی پرفارمنس ہے سیکنڈ ٹیسٹ میں اس میں اپنی جو جگہ ہے اس کو اس نے درست ثابت کیا اور پاکستان کو وائٹ واش کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا۔ یقینی طور پر۔ اچھا، اس میں رؤف بھائی یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے ہمارا کہ ہم اپنے پلیئرز پر تنقید کرتے ہیں جب کوئی نہیں چل رہا ہوتا، پھر وہ کسی ایک میچ میں چلتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس یہ اس میچ کی بات تھی، اگلے میچ میں یہ پھر نہیں چلے گا۔ یہ ذرا ہمیں سمجھائیں، مجھے بھی، دیکھنے والوں کو بھی، کہ پلیئر کا ایک دن ہوتا ہے اور وہ اس ایک دن پہ پرفارم کرتا ہے اور وہ ایک دن کی پرفارمنس کئی دنوں پر بھاری بھی رہتی ہے پھر۔ جی بالکل، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کنسسٹنٹ اس طرح کی پرفارمنسز آپ کی آتی رہیں تو پھر اس پہ اتنی زیادہ تنقید نہیں ہوتی۔ تنقید تب ہوتی ہے، دیکھیں کہ جب پاکستان 9 ٹیسٹ میچز کے بعد پاکستان کی ایک وکٹری ہے۔ پاکستان ہوم گراؤنڈ پر جو آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیم ہے ان کے خلاف سیریز ہار گیا تھا، نیوزی لینڈ سے بمشکل ڈرا سیریز تھی۔ اس کے بعد پھر آپ پہ تنقید شروع ہوتی ہے کہ جب آپ جو بڑے کنٹریز ہیں جس طرح آسٹریلیا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ یا اسٹیبلش کنٹری ہیں وہاں پر آپ جا کر نہیں کھیل سکتے اور آپ جیت نہیں سکتے، تو وہ اپنے جو ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پر بھی آپ نے ہارنا شروع کر دیا تھا، تو اس کے بعد پاکستان کے جو پلیئرز ہیں وہ کافی زیادہ تنقید کی زد میں آ گئے تھے۔ مگر اب یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بڑا ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے کہ پاکستان نے فارن میں جا کر نہ صرف سری لنکا کو وائٹ واش کیا بلکہ اس کے جو ینگسٹرز ہیں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیا، اور میرا خیال ہے کہ جو ان پہ کرٹیسائز ہوا تھا اس کا انہوں نے بڑا ایک مثبت اور پازیٹیو جواب اپنی پرفارمنس سے دی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز کی بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ بھی نشاندہی کر رہے ہیں اور یقینی طور پر یہ بڑی ٹرک تھی کہ بابر نے کل، کافی لوگ کہتے رہے کہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے تھا، نہیں کیا، آج بیٹنگ اپنے پاس رکھی، وہ رولر کا کوئی رول ہے اس کو انہوں نے اپنے پاس رکھا، اس کا ڈسکریشن کہ ہم نے چلوانا ہے یا نہیں چلوانا، اور 2 اوور کھیلنے کے بعد انہوں نے پھر ڈکلیئر کی، تو یہ بھی بڑا ایک سمارٹ موو تھا اور بڑا اس کی مدد ملی ہمیں۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس سے اتنا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب کسی بھی ٹیم نے بیٹنگ کرنی ہوتی تو وہ اپنی مرضی سے پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا ہیوی رول لینا ہے یا لائٹ رول لینا ہے، کیونکہ رول کا اس لیے فرق نہیں ہے کیونکہ اگر سری لنکا پہلے اگر بیٹنگ کرتا تو انہوں نے ہیوی رول لینا تھا، اور ہیوی رول جب بھی آپ وکٹ پہ 7 یا 8 منٹ کا ہیوی رول کریں تو اس کے بعد جو پچ ہے وہ ڈیڈ یا بیٹنگ ہو جاتی ہے۔ مگر ڈیفینیٹ آبویسلی جو بابر اعظم نے وہاں پر جو 2 منٹ کا یا 3 منٹ کا لائٹ رول لیا ہوگا اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، مگر اصل چیز یہ تھی کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا ٹارگٹ سیٹ کر کے دے دیا تھا، اور جس طریقے سے بالنگ کی ہے نسیم شاہ نے اور نعمان علی نے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ، آئر لینڈرز جو ہے وہ شروع سے ہی انڈر پریشر تھے ڈیفینیٹلی۔ آپ ساتھ رہیے گا رؤف بھائی، اظہر خان صاحب نے بھی جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ اظہر صاحب، یہ دیکھیں ہمارے جو لڑکے ہیں انہوں نے جا کے دوسرے جو کنٹریز ہیں، جو ہوسٹ کنٹریز ہیں، ان میں جا کے بتایا کہ کس طرح سے ان کا ٹیمپرامنٹ ہے نوجوانوں کا کہ وہ 200 اسکور کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی ایک اچھی خوش آئند چیز ہے کہ ہمیں وہ ٹیسٹ کرکٹ کا ٹیمپرامنٹ آ رہا ہے، اب ہم ٹھہر کے سنبھل کے کھیلتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان کی ٹیم کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی وہ پاکستان کی بیٹنگ تھی اور فاسٹ بالنگ تھی، مگر جو بہت خوش آئند بات ہے کہ نعمان نے جس قسم کی بالنگ کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا اسپن اٹیک جو ہے وہ آپ کی فاسٹ بالنگ کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے اس ٹیسٹ میچ میں اور پچھلے میں بھی جو پاکستان کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نظر آئی وہ مجھے بیٹنگ اور بالنگ تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان بہترین بیٹنگ اور بالنگ کی ہے، کیونکہ جس طرح پاکستان ٹیم نے فیلڈنگ کی ہے اور جس طرح کے کیچز انہوں نے لیے ہیں، آئی تھنک اٹس اے بگ ٹرننگ پوائنٹ ان پاکستان وکٹری، کیونکہ کلوز آف دا فیلڈنگ پر جس طرح کیچز لیے گئے ہیں اس سے میں ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو فیلڈنگ ہے وہ بہت ہی عمدہ طریقے سے کمپلیمنٹ کر رہی ہے اپنے بالرز کو۔ جب ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ کیچز لیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ بالر کی بھی ہمت بڑھتی ہے اور کیپٹن کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہترین کلوز ان فیلڈر ہے۔ تو آئی تھنک کہ پاکستان نے بالکل آؤٹ کلاس کیا ہے، کمپلیمنٹ دینا چاہیے، بڑی کلینکل اور بڑی کمپریہنسو وکٹری ہے ان 2 ٹیسٹ میچز میں۔ اس سے پاکستان کی جو ورلڈ چیمپئن شپ ہے ٹیسٹ میچز تھی، اس سے پاکستان کے مورائل میں، پاکستان کی سکل میں، پاکستان کے جو ایک بڑی ہی کلنگ انسٹنکٹ ہے اس میں ایک بہتری آئے گی، اور ہمیں اب اس کو جاری رکھنا ہے کیونکہ ٹیسٹ میچز میں جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو بھی ٹیم لمبی اننگز کھیلتی ہے اور اپنے سیشنز کو جیتتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، اور پاکستان ٹیم کے بالرز نے اور بیٹسمینوں نے جس طرح
परफॉर्मेंस दी है, इससे जाहिर होता है कि अब पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पर आ गया है कि वो टेस्ट मैचेस में वो जीत। यकीनी तौर पर वो जो टेस्ट टीम्स का एक टेम्परामेंट होता है वो हमें इसमें नज़र भी आया। और रऊ भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अजहर भाई ने कि न सिर्फ बैटिंग बॉलिंग बल्कि जो फील्डिंग थी उसमें भी नज़र आया कि किस तरह से टीम जो है वो एफर्ट किया। मैं आपकी तरफ मज़ीद अहम और बड़ी खबरों के साथ अपडेट करते हैं। दुश्मन नहीं चाहते कि बलूचिस्तान की तरक्की हो और सियासी इस्तेहकाम आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब। मुस्तहिक माहीगीरों में इमदादी चेक, तलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए। तकरीब में आर्मी चीफ भी शरीक थे। चेयरमैन PTI मरियम नवाज से मुताल्लिक गुफ्तगू पर माफ़ी मांगें, फिर मैं भी माफ़ी मांग लूंगा। ख्वाजा आसिफ का कामरान मुर्तज़ा के मशवरे पर माजरत से इनकार। निगरान हुकूमत को जारी मंसूबों पर गैर मुल्की और मालियाती इदारों से बात करने का इख्तियार, नया मुआहिदा नहीं कर सकेगी। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर ममलिकत को भिजवा दिया गया। निगरान वजीर आजम कौन बनेगा? पीपल्स पार्टी ने 3, नून लीग ने 4 नाम पेश कर दिए। दोनों मुज़ाकराती टीमों का अपनी क़यादत से राबता। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। चीनी एक्सिम बैंक ने पाकिस्तान का $2.4 बिलियन कर्ज रोल ओवर कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार का ट्विटर पैगाम। बिजली की कीमतों में ₹7.5 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। पावर डिवीजन के मुताबिक इजाफे का इत्तलाक जुलाई से होगा। सनतें लगने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन देने का फैसला कर लिया है। नैब का चौधरी परवेज इलाही, मुनिस इलाही के गिर्द घेरा तंग। मुल्क भर के इदारों से दोनों के असासों का रिकॉर्ड तलब। 9 मई हमला के शहरियार आफरीदी समेत 7 अफराद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का अली मोहम्मद खान की रिहाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मर्दान को 8 अगस्त को तलब कर लिया गया। कराची में अकरम अबड़ो और शहरियार अबड़ो के कत्ल की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात। इंक्वायरी टीम का यूनिवर्सिटी का दौरा। आज रिपोर्ट निगरान वजीर आला को पेश कर दी जाएगी। जज की अहलिया के हाथों घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का वाकया। ASP सहाला की ज़ेर निगरानी पुलिस टीम की मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए छापे। लाहौर में कलमा चौक अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने पर लाहौर हाई कोर्ट का नोटिस। CBD के तमाम मंसूबों पर काम रोकने का हुक्म। बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया। ताजपुरा में 197 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बागबानपुरा में छत गिरने से एक शख्स जान बहक, 2 जख्मी। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद। हेड सुलेमान की भूखा पतन और जिला बहावल नगर की हुदूद में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कराची में कोरंगी कॉजवे पर पानी का बहाव कम। ट्रैफिक ताहाल बंद। कोरंगी नदी और कॉजवे के रास्तों पर गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश से टेलीफोनिक राबता। कुरान पाक की तौहीन के वाक़यात पर तबादला ख़याल। वतन अजीज़ की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले कैप्टन सरवर शहीद की 75वीं बरसी। शहीद की कब्र पर दुआया तकरीब, फूल रखे गए, फौजी दस्तों की सलामी। और अमेरिका की 36 साला खातून को मोहब्बत, पाकिस्तान खींच लाई। इस्लाम कबूल करके 4 सद्दा के 27 साला इकरामुल्लाह से निकाह कर लिया। नया नाम नौरीन रखा गया। अपडेट करेंगे, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त मुखातिब हैं, उनको जरा सुन लेते हैं। कि एक ऐसा सूबा और एक ऐसा इलाका जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है, वसाइल से नवाजा है, और जिसके लिए उस वक्त की हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में जो मंसूबे CPEC के तहत और पाकिस्तान के अपने वसाइल से, बलूचिस्तान के वसाइल से, जिनकी यहाँ पर बाकायदा तकरीब हुई
اور संग बुनियाद रखा गया, वो सब 4 साल बाद दफन हो चुके थे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे पीने का पानी, अब कल मैं कराची में था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमाऊ शहर, लेकिन पीने का पानी आज भी वहाँ पर चैलेंज है। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मिनहाजुल कौम हमें और मुझे इससे ज़्यादा शर्मसारी और एम्बैरसमेंट का और कोई मकाम नहीं है कि एक गेट वे टू पाकिस्तान। तो चुनांचे जब मैंने देखा तो पीने का पानी का मंसूबा नवाज शरीफ के ज़माने में उसकी बुनियाद रखी गई, वो बंद पड़ा था और गवादर के लोग पीने के पानी को तरस रहे थे। बिजली ना होने के बराबर थी और एक का जो ईरान से जो 26 किलोमीटर का हमने ट्रांसमिशन लाइन लानी थी, वो 4 साल में उसके ऊपर कोई काम ना हुआ और लोग बिजली ना होने की बिना पर सनत व हिरफत तो दूर की बात है, रातों को न जाने किस हालत में वो रात बसर करते होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर गवादर पोर्ट पर जो अगर समंदरी तूफान आए तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो मंसूबा था, जिसमें चाइना ने एक खतीर रकम कंट्रीब्यूट करनी थी, वो बिल्कुल वो मंसूबा ठप पड़ा था। और सबसे बढ़कर जो ये पोर्ट बनाई गई गवादर की, इसकी मिसाल दुनिया में कम है कि इट इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट अराउंड द ग्लोब। और पाकिस्तान का और खलीजी ममालिक का और फिर चाइना के साथ और अफ़गानिस्तान, ये वो लिंक्स हैं कि जो गवादर पोर्ट को इंतहाई एक अहमियत की हामिल करार देते हैं। मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग। और यहाँ पर जो थी इसकी ड्राफ्ट वो बहुत कम हो चुका था, बड़ा जहाज़ यहाँ पर आ नहीं सकता था और उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। 2015 के बाद लास्ट ड्रेजिंग विच वाज अंडरटेकन इन 2015, उसके बाद कोई ड्रेजिंग नहीं हुई। उसके लिए फिर मैंने एडमिरल साहब से इनसे दरख्वास्त की। ही वॉज वेरी काइंड। इन्होंने फ़ौरन अपने यहाँ पर अपनी टीमें भिजवाईं और उसके बाद फिर हमने एक बाकायदा टेंडर के ज़रिए हमने कंपनी हायर की जो कि अब ड्रेजिंग का काम जारी उसारी है और इंशाअल्लाह मैंने पूछा है कि अगले साल फरवरी मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। ऐसा इसके लिए जो बाकी पैसे हैं मेहरबानी करके आप इंश्योर करें। मिनिस्टर मैरीटाइम तशरीफ़ फरमा हैं, सईद साहब आप भी इंश्योर करें ताकि ये ड्रेजिंग का काम। और सबसे बढ़कर इससे ज़्यादा और तकलीफ दह बात क्या हो सकती है कि कराची पोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी बिजी पोर्ट है, ऑलरेडी वहाँ पर बड़ा कंजेशन है। खुदा ताला ने हमें ये शानदार एक तोहफ़ा अनायत फरमाया और पिछले 4 सालों में पिछली हुकूमत के 1 लाख टन कार्गो आया यहाँ पे। और अब इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कि ड्रेजिंग ना होने की बिना पर बड़े जहाज़ आ नहीं सकते, फिर आगे जो नॉर्थ का जो रूट है उसमें सड़कों का रिपेयर वर्क कुछ नहीं था। NHA को मैंने बुलाया तो हमने पिछले 1 साल में इन तमाम तर डेफिशिएंसीज और इनएफिशिएंसीज के बावजूद 6 लाख टन कार्गो हमने यहाँ पर अनलोड करवाया ताकि गवादर पोर्ट जो है वो बिजी हो, मसरूफ़ हो और पूरे पाकिस्तान का उसको फ़ायदा पहुँचे। और वैसे भी स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी अगर रब ताला ने हमें एक से ज़्यादा पोर्ट्स हमें अता फरमाई तो हमें उस हवाले से भी हमें जो ये हम पर लाजिम है कि हम इस पोर्ट को इंतहाई बर्क रफ्तारी से इसको हम आगे एनर्जाइज करें ताकि ये कराची का लोड बांटे, बोझ बांटे और मुल्क में ये एक बेहतर काम कर सके। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि उनके 4 सालों में 1 लाख टन यहाँ पर कार्गो आया, हमारे 1 साल में 6 लाख टन कार्गो हमने अनलोड किया। क्या वजह है कि उनके 4 सालों में
पानी, पीने का पानी का मंसूबा ठप पड़ा रहा और हमने अल्लाह ताला के फजल करम से 1 साल में उसको मुकम्मल करवा लिया। क्या वजह है कि उनके 4 सालों में 26 किलोमीटर वहाँ से ईरान से जो ट्रांसमिशन लाइन आनी थी वो ना आ सकी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 6-8 महीनों में वो लेकर 100 मेगावाट बिजली गवादर में आ गई। क्या वजह कि पंजगूर का जो ट्रांसमिशन का जो मंसूबा था वो ठप पड़ा रहा और हमने तमाम तर फाइनेंशियल मुश्किलात के बावजूद और ख़ास तौर पर जो ज़र मुबादला है वो बड़ी मुश्किल से हमने वो अपना FWO को फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मेहरबानी उनसे हमने मुहैया करवाई और ये हमने इसको मुकम्मल करवाया अल्लाह ताला के फजल करम से। ये वो हकीर खिदमात हैं कि अगर कोशिश की जाए तो अल्लाह ताला फिर आसानियाँ पैदा करते हैं, लेकिन अगर दिन रात गालियाँ दी जाएं, चोर डाकू का एक रिवाज कायम किया जाए और पूरी ऑपोजिशन को मतून किया जाए कि सब चोर डाकू हैं और मैं फरिश्ता हूँ, तो ये उसके नताइज हैं जो आज आपके सामने हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी वजह है कि चीन जो कि हमारा हमालिया नुमा दोस्त है, अभी कल एग्जिम बैंक ने $2.4 अरब दोबारा उन्होंने रोल ओवर कर दिए अगले 2 सालों के लिए। अब बताइए कि ये किस्तें अगर हमें इस साल देनी पड़ती, अगले साल देनी पड़ती ये $2.4 बिलियन तो हम कहाँ होते। उन्होंने ये एडिशनल एग्जिम बैंक ने $2.4 अरब दिए और वो चीन, जब मैं आया यहाँ पे तो उन्होंने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म ये मसला है, ये मसला है। तो कहने का मकसद है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की एक खूबसूरत तरीन इलाका है, अल्लाह ताला ने इसको बेपनाह नेमतों से नवाजा है और सबसे पहले इसके ऊपर हक इस सूबे के बलोच और पख्तून और दूसरे हमारे जो सराइकी उन अवाम का है, उसके बाद किसी और का हक है। मैं समझता हूँ कि इसी अगर सोच को हम आगे लेकर चलते तो यकीन कीजिएगा यहाँ पर तरक्की और खुशहाली के समंदर वो यहाँ पर हर जगह मौजूद होते, लेकिन एक महदूद, एक मनफी, एक बीमार जहनीत ने इस सारे सफ़र को बिल्कुल, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि पैंडे को खोटा कर दिया। आज वक्त आ गया है कि हम दोबारा मिलके मिनहजुल कौम, जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो अवाम हैं, जो इदारे हैं, मिलकर हम इस खुशहाली के सफ़र को आगे लेकर जाएं तो यकीन करें कि चंद सालों में जो माजी की दहाइयों का जो नुकसान हुआ और बेपनाह नुकसान हुआ उसको हम इंशाअल्लाह पूरी तरह कॉम्पनसेट भी कर लेंगे और आगे चल के बेपनाह नफ़ा भी इंशाअल्लाह इस कौम को मिलेगा। यहाँ पर गवादर में हमारे जो मछेरे भाई हैं उनके लिए हमने, मैं जब आया था पहली मरतबा, ये मेरा 5वां या चौथा दौरा है गवादर का, तो उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। उनको हमने इंजन उनकी कश्तियों के लिए हमने वादा किया कि हम देंगे। हमने 2-3 मरतबा 4 मरतबा बिडिंग करवाई, लेकिन वो जायज़ मार्केट की कीमतें नहीं आ रही थी। फिर हमने फैसला किया कि हम आपको कैश देंगे, 3000 मछेरों को 2.5 लाख रुपया कैश हम आपको देंगे और इंशाअल्लाह ये वादा जो मेरी हुकूमत ने आपसे किया था वो पूरा होगा। मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, बल्कि 2 बातें। देखिए, मैं अपने बलोच भाइयों और बहनों की खिदमत में गुजारिश करूँगा, जितने भी यहाँ पर पश्तून इलाकों में, बलोच इलाकों में जो बसते हैं, हमारे बलोच भाई, पठान भाई और उनकी बहनें, माएँ, उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। देखिए, ये बात जान लें कि जो कोई आपके ऊपर मेहरबानी करे, एहसान करे, उनको बजाय उनको कि हम हमेशा उनका एहसान याद रखें और शुक्रिया अदा करें, अगर हम उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाइयाँ करेंगे, उनके ख़िलाफ़ हम जो बैरूनी मुखालफीन दुश्मन पाकिस्तान के चंद लोग उनके हाथों आलाकार बन के उन्हीं के ख़िलाफ़
جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی عروج پر جائے، ان کے خلاف اگر ہم خدا نخواستہ ایک غلط طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ مجھے بتائیں کہ چین کے علاوہ اس صوبے میں اور کون سے ممالک آئے جو آگے بڑھ چڑھ کر اس صوبے کی خیر خواہی چاہتے ہیں؟ میں یہ بات جانتا ہوں اچھی طرح کہ اگر ہم نے معاہدے ٹھیک طریقے سے کیے ہوتے، چاہے وہ ہماری تانبے کی کان ہے یا ریکوڈیک ہے، ریکوڈیک اب آ کے اس کو سنبھالا ملا ہے، تو ہمیں سمیلٹرز ساتھ لگانے چاہیے، وہاں پر باقاعدہ وہ اگر فنش پروڈکٹ نہیں تو سیمائی فنش پروڈکٹ ہو اور پھر وہ ایکسپورٹ ہو، تو آپ لوگ بھی راضی ہوں گے، سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ ہماری جو را مٹیریل باہر نہیں جا رہا اور نہ جانے وہاں پر کس قیمت پر وہاں پر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے اور اس کی سیل پرائس کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں وقت پر انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ہم اس کا آغاز تو کریں۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے ہزاروں لاکھوں جو ٹیوبلز ہیں بلوچستان میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں، خاص طور پر بلوچستان میں، وہ شمسی توانائی سے اگر چلیں تو یہاں پر ایک زرعی انقلاب آ سکتا ہے، اور وہ ہمارے دوست ممالک چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر شمسی توانائی سے، دیکھیں آپ کے یہ پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور کئی 100 کلومیٹر گزر جاتا ہے اپنا سفر اور دوسرا قصبہ شہر آتا نہیں۔ تو اگر ٹرانسمیشن لائن بچائیں، میری بات ذرا سادہ الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو تو اربوں روپے خرچ ہوں گے۔ سولر اگر آئے گا تو آپ کے گھر کے اندر بجلی پیدا کرے گا، آپ کی زمین ہے اس کو پانی، اس سے وہ پانی ملے گا ٹیوب ویل سے، تو سولر ٹیوب ویل ہی حل ہے بلوچستان کی زرعی ترقی اور خوشحالی کا ہمارے مستقبل میں۔ اس کے لیے میری حکومت اور آئندہ آنے والی حکومتیں کو پوری طرح یہ بات آشکارا ہونی چاہیے کہ اگر پاکستان کو ہم نے ترقی دینی ہے، صنعت و حرفت کو، تو سستی بجلی پیدا کرنی ہوگی۔ یہ سولر ہی واحد حل ہے۔ اس کے لیے میں نے پچھلے 6-8 مہینوں میں بے پناہ میں نے کاوشیں کی کہ اگر سولر کے اوپر بلوچستان کے ٹیوب ویل چلائے جائیں، سولر کے اوپر اگر بلوچستان کی انڈسٹری چلائی جائے تو یہاں پر ترقی کا ایک انقلاب آ جائے گا۔ آخری بات، SIFC جو کہ میں عرف عام میں پاکستان کی جو معاشی ترقی کی ریکوری کی بات کرتا ہوں، وہ ہمارا اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ہمارا موٹیویٹنگ ہمارا وہ انجن ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت ویژن ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو بخدا کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی، اور اللہ تعالیٰ جب اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اور ایک کلیئرٹی کے ساتھ جب ہم چلیں گے بہت برق رفتاری سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں نے پچھلے 1.5-2 مہینوں میں بہت میٹنگز کی، اس کا ایک نقشہ بن چکا، اس کی ایک میکنزم مارز وجود میں آ چکا، اور اس کے لیے میں جہاں پر اپنے کولیگز کا شکر گزار ہوں، وہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یہ بہت بڑا ایک ان کا ویژن تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں جس طرح اس کو عملی شکل ملی ہے، جس طرح اس کو پذیرائی ملی اور دن رات محنت ہوئی ہے، اٹ از ایبسلیوٹلی اے ٹریٹ ٹو واچ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرم گورنمنٹ بھی اور جو بھی اگلی حکومت آئے گی الیکشن کے نتیجے میں، وہ اسی ویژن کو آگے لے کے چلے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ اور یہ سفر ہے دا ہول آف دا گورنمنٹ کا، صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، صوبہ KP، صوبہ پنجاب، وفاقی حکومت، ادارے مل کر ایک کل میں کراچی میں تھا اور بزنس کمیونٹی انہوں نے اس کی بے پناہ اس کو پذیرائی دی۔ کل عرب نیوز میں ایک کالم چھپا ہے، اور پاکستان میں وہ سفیر رہے ہیں سعودی عربیہ کے، وہ بڑے پڑھے لکھے وہ پروفیسر ہیں سیری، میں بھی ان کو جانتا ہوں، بہت شاندار انہوں نے کالم لکھا پاکستان کے حوالے سے خلیجی ممالک کی جو نیک تمنائیں ہیں اس میں انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا، اور SIFC کے بارے میں باقاعدہ انہوں نے اس میں ذکر کیا۔ تو یہ فیل گڈ فیکٹر جو بنا ہے، تو دیکھیے یہ اتنی
छोटे अरसे में एक मंसूबा जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की खुशहाली और तरक्की की ज़मानत है, जिसमें मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलना, 22 करोड़ आवाम को उसमें फ़ायदा है, उसमें उनकी रोज़गार, उनकी इज़्ज़त से उनकी कमाई, उनका पाकिस्तान की इज़्ज़त और पाकिस्तान का वक़ार अगर इसमें बढ़ता है तो इसमें ये क्या सौदा, ये कमज़ोर सौदा है, ये कुछ सौदा ख़राब सौदा है, इससे अच्छा सौदा कोई और हो नहीं सकता। इसलिए कि 70 साल बड़ी फिजिबिलिटी बनी है। ये जो बैठे हैं एडमिरल साहब, जब मैंने उनको कहा कि आप भिजवा दें, मेहरबानी करें, गवादर में तो ड्रेजिंग नहीं हुई तो यहाँ पर कौन सा जहाज़ आएगा, इन्होंने फिल फॉर एक्शन लिया और इन्होंने अर्ली स्टेप्स लिए। उसके बाद अब वो मैंने आज हेलीकॉप्टर्स देखा, मुझे दिखाया उनके ये ड्रेजर है और उसके साथ छोटी बोट्स हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या रुकावट थी पिछली हुकूमत को? क्या कोई पैसे नहीं थे या वक्त नहीं था, या एक ही रुकावट थी कि दिन रात दुश्मनाम तराजी, गाली गलोच और पूरी लीडरशिप को मतून करो? तो ये वजह है कि गवादर, ये वजह है कि बाकी पूरे पाकिस्तान में हमने ना सोलर के मंसूबे लगाए, ना पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए, और फिर दोस्त ममालिक हमारे नाराज हो गए। मैं इसको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ये जानते हैं कि किस तरीके से उनको मिन्नत करके वापस उनको मनाया गया, उनको बताया गया कि ये माजी की एक फैलेसी है, एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है। आप यकीन करें कि 75 साल माइनस दीज 4 ईयर्स पाकिस्तान तो हमेशा अपने बरादर ममालिक की इज़्ज़त की है और उनसे बेपनाह तावन मिला है। चीन की हमेशा इज़्ज़त की है, चीन से बेपनाह तावन मिला है। मुझे बताएं, मैंने अभी आपको मिसाल दी कि कल $2.5 अरब जो वापस हमें मिला है चाइना से एग्जिम बैंक का, कौन करता है इस ज़माने में? तो ये हमें बातें सख्त, ये हक़ाइक़ इनको सामने रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब इस कौम का भला यही इसी में है कि हम मिलकर काम करें। कोई मैं और तुम नहीं, हम बनकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान अजीम बनेगा और पाकिस्तान अजीम बनेगा। जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। गवादर में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद की ये तकरीब थी, जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। बलूचिस्तान के हवाले से वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को बहुत ज़रख़ेज़ बनाया है और बहुत सी ऐसी यहाँ पे नेमतें मौजूद हैं और उन नेमतों से, उन वसाइल से बलूचिस्तान माला माल है, लेकिन उनको प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस आर से मेरे ख्याल में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद हम दी न्यूज़ रूम के दूसरे हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी आपको खबर देते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाक़यात, जालसाजी और दीगर मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की जो दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया है। बुशरा बीबी के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ आदिल अब्बासी भी मौजूद होंगे। लेकिन अभी आपको बताएं कि जो तमाम तर दरख्वास्तें थी उनको मुस्तरद कर दिया गया है चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, और साथ ही साथ जो महफूज फैसला था वो सुना दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाक़यात और दीगर मुकदमात दूसरी अदालत मुंतकिल करने के हवाले से जो दरख्वास्तें थी वो अब मुस्तरद कर दी गई हैं। अब आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। आदिल, बताइएगा, महफूज फैसला सुनाया गया है, क्या कहा गया है मजीद इस फैसले में? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला जो है वो सुनाया गया है, महफूज फ़ैसला सुनाया गया। 9 मई के वाक़यात के बाद जो मुकदमात बनाए गए थे उनमें 6 दरख्वास्तें जो हैं, जो 6 मुकदमात थे वो दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से दायर की गई थी, जिस पर फ़ैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये फ़ैसला महफूज किया था और अब ये फ़ैसला सुना दिया गया है। 9 मई के वाक़यात की 6 दरख्वास्तें जो थी वो दूसरी अदालत मुंतकिल करने की जो सदा थी वो मुस्तरद कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। ये फैसला महफूज किया गया था वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से। जी
अच्छा, तो अब ये महफूज फैसला सुना दिया गया है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वकला की जानिब से दलाइल भी दिए गए, तो क्या दलाइल दिए गए और किस बुनियाद पर यह फैसला हुआ है? देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनकी जानिब से जो सिक्योरिटी खदशात हैं उसके बायस कहा गया था कि अदालत जो है दूसरी अदालत को मुंतकिल किया जाए, और इसके अलावा ये भी दरख्वास्त थी, ये भी इस्तदा थी कि जो जज ये दरख्वास्तें सुन रहे हैं उन पर अदम एतमाद है, इसलिए ये जो दरख्वास्तें हैं दूसरी अदालत को मुंतकिल किए जाए, जिस पर दलाइल हुए, वकला के दलाइल हुए, उसके बाद फैसला महफूज हुआ और अब ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुनाया गया है। और ये इस्तदा जो की गई थी दूसरी अदालत मुंतकिल करने की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो मुस्तरद कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और अब वही अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स किए गए इस हवाले से, क्योंकि वकला ने कहा है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, इस वजह से हम ये दरख्वास्त कर रहे थे, रिमार्क्स क्या दिए गए अदालत ने? देखिए, अदालत की जानिब से यही कहा गया है कि जो अदालत पहले से इन केसेस को सुन रही है वही अदालत इन केसेस को सुनेगी। ये हिदायत की गई है जो सेशन अदालत के एडिशनल सेशन जज है ताहिर अब्बास सिपरा, वो इन मुकदमात की समाअत कर रहे थे और वही अब इन केसेस की समाअत करेंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हिदायत जो है जारी की गई है और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तदा की गई थी उसको मुस्तरद किया गया है। जी अच्छा आदिल, ना सिर्फ चेयरमैन पीटीआई की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद किया गया है, बल्कि कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी के हवाले से भी जो केस की दरख्वास्त थी और जो की गई थी उसको भी मुस्तरद किया गया है, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी दोनों की दरख्वास्तें थी, दोनों को यकजा करके जो अदालत मुंतकली की दरख्वास्तें थी वो दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, ये फैसला महफूज हुआ और आज सुना दिया गया है और दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। आदिल, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे अदालती कार्रवाई से मुतालिक, आप हम बता रहे थे तमाम तर सूरत हाल और मामला जो फैसला महफूज किया गया था वो अदालत की जानिब से सुना दिया गया है। तो आदिल, शुक्रिया, आपने अपडेट किया है। एक और ख़बर है हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पे घरेलू मुलाजमत तशद्दुद केस में सिविल जज की जो अहलिया हैं सोमिया आसिम, उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। यकीनी तौर पर यह इंतहाई अहम नौयत का मामला है। सिविल जज की अहलिया मुकदमे में नामजद हैं, पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। बच्ची लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है जिस पर तशद्दुद हुआ। अब लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम जो हैं उन्हें 1 अगस्त तक, 1 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है इस्लामाबाद पुलिस को। तो ये ताज़ा तरीन इस केस की डेवलपमेंट है जिसमें एक 13-14 साल की बच्ची घरेलू मुलाजमा जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बदतरीन तशद्दुद किया गया, उसकी हड्डियां तोड़ी गईं, उसके सर पे गहरी चोट आई, उसे उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया और फिर ये बच्ची जो है जब अस्पताल पहुंची और ये केस जो है हाईलाइट हुआ तो इसमें सुलह के लिए भी दबाव डाला गया। अब जमानत भी हो गई है, तो ये इस केस का लेटेस्ट है। सियासी सूरत हाल की अभी हम बात कर लेते हैं। सियासी सूरत हाल ये चल रही है कि इंतखाबात का माहौल तो बनता नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले जो निगरान सेटअप के हवाले से मामलात हैं वो अभी तक तय नहीं हुए। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, ये सवाल अभी भी जू का तू है। अगर हम नून लीग की बात करें तो उनकी जानिब से इसहाक डार का नाम ले लिया गया, लेकिन इत्तेहादियों की जानिब से मुखालफत हुई, उन्होंने इस पे तनकीद की तो नून लीग खुद ही मुकर गई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो उनका नाम तो अब नून लीग कह रही है कि हमने नहीं दिया, लेकिन इसके जो चांसेस हैं वो अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि इसहाक डार जो है वो नवाज शरीफ साहब की जानिब से उनका नाम लिया गया था और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आते हैं तो एक तो मौशी मामलात संभाल लेंगे और दूसरा इंतखाबात के हवाले से भी जो तमाम इत्तेहादियों के शक व शुबहात हैं और जो उनके सवालात हैं कि पता नहीं इंतखाबात वक्त पे होंगे या नहीं, तो अगर वो आते हैं तो इंतखाबात भी वक्त पे हो जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि अब इत्तेहादी इस पे रजामंद होते हैं या नहीं। बात कर लेते हैं मोहम्मद आदिल, डायरेक्टर नॉर्थ, और इसके साथ साथ मुत्तहिदा रहनुमा सदाकत साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मोहम्मद आदिल का पहले रुख कर लेते हैं। आदिल साहब, सवाल का जवाब अब अभी भी हम जानना चाहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे, क्योंकि मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है और एक अहम मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है कि फिर से होने जा रही है बड़ों के दरमियान, तो क्या फैसले हो सकते हैं इसमें? देखें, इस सिस्टम के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग है और इन दोनों जमातों के जो सरबराह हैं इस वक्त दुबई में थे। आज इतलात हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गुज़श्ता 48 घंटे में जरदारी साहब के साथ उनकी 2 मशावरती मुलाकातें हुई हैं, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब कुछ अरसे के लिए यूरोप चले गए हैं। इस वक्त असल जो मशावरत है, जो पावर शेयरिंग है,
वो इन्हीं दो रहनुमाओं के दरमियान होनी है और उस पर काफ़ी हद तक बातचीत हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो मशावरत का अमल है वो मेरे ख्याल में तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। जो फ़ैसला नवाज शरीफ और जरदारी साहब के दरमियान होगा उसी पे इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा, जहाँ तक इसहाक डार साहब का ताल्लुक है, इसहाक डार असल में जो इस वक्त के हालात हैं इस्लामाबाद में, जो शुनीद है वो यही है कि यही सिस्टम आगे कंटिन्यू करने जा रहा है, जिसकी वजह से नून लीग की ख्वाहिश है कि जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसी को चूँकि कंटिन्यू रखा जाए और ये जो केयर टेकर सेटअप है इसमें एक ऐसा शख्स निगरान वज़ीर आज़म हो जिसकी जो अभी तक के एग्रीमेंट्स हुए हैं, माशी फैसले हुए हैं, उसको कंटिन्यू करे। इसमें इसहाक डार जो है वो बेसिकली नून लीग की जो मीटिंग्स थी, जो इंटरनल मीटिंग्स थी, उनके दरमियान इसहाक डार का मामला ज़ेर बहस आया था और भी कई नाम हैं जिसको लाया गया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि 12 अगस्त से पहले जब असम्बलियाँ तहलील होनी है तो जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अभी भी सिस्टम से कुछ खदशात लाहक हैं, तो वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग निगरान वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं जो किसी किस्म का जो प्रेशर है, क्योंकि 12 के बाद असम्बली नहीं होगी या हुकूमत नहीं होगी, एक निगरान सेटअप होगा, तो वो एक ऐसे सेटअप के सेटअप के ख्वाहिशमंद हैं जो सिस्टम का प्रेशर किसी भी तरफ से आए तो वो उसको बर्दाश्त कर सकें। और दोनों जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कोशिश है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये चलता रहे और जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। इससे पहले शुनीद थी कि निगरान सेटअप जो है वो लंबा होगा। तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इस चीज़ पे तो हमें मुत्तफिक नज़र आ रही हैं कि इंतखाबात जो हैं वो वक्त पे होने चाहिए, लेकिन MQM के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो MQM की जानिब से हमारे साथ सदाकत हुसैन साहब मौजूद हैं। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदाकत साहब, MQM की जानिब से मुतालबा ये है कि जो नई मरदमशुमारी है उसके तहत इंतखाबात होने चाहिए, पहले उसके लिए हल्का बंदी होगी फिर इंतखाबात होंगे। तो सर इसमें तो काफ़ी वक्त लगेगा और वज़ीर दाखिला साहब भी ये कह चुके हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात नहीं होंगे। किस तरह से फिर आपका स्टैंड होगा इस पर? देखिए, मैं आपको बताना चलूँ कि जाहिर सी बात है कानून में मौजूद है कि इलेक्शन वक्त ही होना चाहिए और वो वक्त जो है वो 12 अगस्त या 11 अगस्त है जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमारे खदशात कुछ और थे। इसी वजह से हमने जब 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत बन रही थी तो हमने उनसे मुआहिदा किया था कि जो मौजूदा 2017 में होने वाली मरदमशुमारी है उसको हम नहीं मानते। उसमें समेत सिंध के शहरी इलाकों के साथ ज्यादती हुई है और इसी बिना पर हम उनसे इत्तेहाद करके उनकी हुकूमत का हिस्सा बने और मुसलसल 3 साल 3.5 साल हमने जद्दोजहद करके ये बात पूरे पाकिस्तान के लोगों से मनवाया कि भाई 2017 के जो मरदमशुमारी है वो मुनसिफाना नहीं है और वो गैर जानिबदाराना नहीं है। यहाँ पे लोगों को कम गिना गया है, यहाँ घरों को कम गिना गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो MQM के कहने पर, MQM के प्रेशर पे कह लीजिए आप, या MQM की सियासी बुलबाजी पे कह लीजिए, या MQM की दूरअंदेशी में समझ लीजिए इसको, हुकूमत वक्त ने उस वक्त के इसको तस्लीम किया और वक्त से 5 साल पहले मरदमशुमारी हो गई है और उसका रिजल्ट अभी चंद दिनों में अनाउंस होना है। तो वो क्यों माना गया था हमारी बात? फिर जब दोबारा रिजीम चेंज आया और पाकिस्तान में नई हुकूमत जो PDM की हुकूमत बन रही थी या नून लीग की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या दीगर जमातों के इत्तेहाद में हुकूमत बन रही थी, तो MQM के ही शामिल होने से तमाम चीजें मुमकिन हुई है। तो MQM ने उस वक्त भी ये मुतालबा रखा कि जो मरदमशुमारी है वो होनी चाहिए, वक्त पे होनी चाहिए। अब जो आपका मुतालबा है, अगर हम इसकी बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं, वज़ीर आज़म साहब ने एतमाद में भी लिया था MQM के रहनुमाओं को, तो कहाँ तक वो मुलाकातें कारगर साबित हुई हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि जो मुतालबा है आपका उसको माना जाएगा? देखिए, मैं यही कह रहा था, अभी आगे मैं बात करता तो आपको इस बात का जवाब मिल जाता। तो असल में हम बता रहे हैं कि इसकी अहमियत क्या है जो हम कह रहे हैं। जिस तरह 2018 में रातों रात रिजल्ट चेंज करके हमारी सीटों पर एक वैसे लोग जो सो रहे थे घर पे उनको जिता दिया गया था, उस तरह का नहीं होना चाहिए दोबारा। और नहीं होने के लिए जरूरी है कि इस शहर की मुकम्मल नुमाइंदगी दी जाए, यहाँ के लोगों को मुकम्मल वोट डालने की सहूलत दी जाए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नए मरदमशुमारी पर नई हल्काबंदी होनी चाहिए और इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी और नई हल्काबंदी की तहत होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात है कि हमारी मुलाकात हुई है
वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और दीगर लोगों से मुसलसल मुलाकातें होती रहती हैं, और ये सियासी अमल है, और सियासी अमल में बातचीत का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता है। तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी विश है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी फिर बुलाया भी हमारे क़यादत को, और बैठ के बात करती है, और हमें यकीन है कि हमारी बात को सुनी जाए। अच्छा सदाकत साहब, आपकी ख्वाहिश भी ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, आपका मुतालबात भी यकीनन जायज़ हैं, लेकिन सर ये बताएगा कि अगर आपका मुतालबा मान लिया जाता है तो फिर उसके लिए तो वक्त दरकार होगा ना, लेकिन इलेक्शंस तो 60 या 90 दिन में होना है, और तमाम जमातें यही चाहती हैं कि 60 या 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन हो, तो सर उसके लिए तो फिर आगे जाना पड़ेगा, तो इस पर तो शायद फिर ना माना जाए। अच्छा सुनो, इस बात को आप सही कह रही हैं, इस बात को कि वक्त दरकार होगा, लेकिन कितना वक्त दरकार होगा? अगर 1 महीने 1.5 महीने लेट हो जाता है इलेक्शन, ऐसी बात नहीं है। अब तमाम चीज डिजिटल हो चुकी है, मर्दमशुमारी डिजिटल है, वोटर लिस्ट भी डिजिटल बनता है। ऐसा थोड़ी ना कि घर को आके दोबारा गिनना पड़ेगा, एक एक गलियों को गिनना पड़ेगा, फिर हल्का बल्कि होंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपकी नीयत में है कि लोगों को वोट डालने का हक दिया जाए, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिस दिमाग से जो फूल है वो निकल जाए लोगों के। असल में देखिए, कराची के साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है, और ये ज्यादती होने का सिलसिला जारी है। इसी को रोकने के लिए अगर पूरे पाकिस्तान की क़यादत, जो आला क़यादत है, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अब मैं ठीक है सदाकत साहब, हमारे साथ ही रहेगा इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ हमारे गुलाम मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्या खबरें हैं आपके पास? अहम मुलाकातें हो रही हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि आज का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि जो बड़े थे एक अहम दुबई में उनसे मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात के बाद कोई फैसला हो सका निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से? देखिए, यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मुशावरत है वो गुज़िश्ता रोज़ भी जारी रही है। गुज़िश्ता रात जो मुशावरत हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान हुई थी, दोनों जमातों की जानिब से अपने अपने नाम जो है एक दूसरे के साथ शेयर किए गए। टोटल 7 नाम थे गुज़िश्ता रात जो यहाँ जिनके ऊपर बातचीत की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से। वही 7 नाम फिर जो है वो कन्वे कर दिए गए मियां नवाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को। दोनों रहनुमाओं को ये जो है वो कर दिए गए हैं। फैसले पाकिस्तान में गुलाम मुर्तज़ा साहब, 7 नामों में इसहाक डार का नाम शामिल है, खबर है कोई? जी, इसहाक डार साहब का नाम जो है वो डेफिनेटली उनको बनवाना चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और उनका नाम भी इसमें भी शामिल है। अच्छा। और लेकिन ये है कि अभी जो फैसला होना है, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो फैसला होना है वो दुबई में होगा। और कुछ हमारे ज़रा ये बात कर रहे हैं कि जो मुलाकात दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुई है, आसिफ अली जरदारी के दरमियान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान, उसमें कुछ चीज़ें डिसाइड कर ली गई हैं, और वो चीज़ें अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ डिस्कस की जाएंगी आने वाले 2-4 रोज़ में। और मियां नवाज शरीफ वहाँ से रवाना हो गए हैं यूरोप के दौरे पे। ठीक है, तो बड़ों की जानिब कुछ अहम फैसले हो चुके हैं, और फिर अब सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। अच्छा आदिल साहब, जिस तरह से ये जो 7 नाम फाइनल हुए हैं, इसहाक डार साहब का नाम इसमें भी शामिल है, लेकिन सर इसहाक डार के नाम पे अगर हम नून लीग की अंदर भी देखें तो कुछ इख्तलाफात जो हैं वो मौजूद हैं, तो किस तरह से सर फिर अगर अंदर भी इख्तलाफात मौजूद हैं, इत्तेहादी भी नहीं मान रहे, आपको लग रहा है कितने चांसेस लग रहे हैं इनके? देखिए, इसहाक डार का नाम जो है वो अगर तो उनको निगरान प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो जो इलेक्शन के लिए एक गैर जानिबदार निज़ाम निगरान हुकूमत का जो है, जो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। और तो जो नून लीग के अंदर से जो आवाज़ें इसहाक डार के हवाले से आई हैं, वो उसका मकसद भी यही है कि अगर एक ऐसे पार्टी से जो ताल्लुक़ है, जो इक़्तिदार में है, उसी पार्टी से एक साहब को निगरान वज़ीर आज़म लगा दिया जाता है, तो जो निगरान हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा। इसी वजह से दीगर सियासी जमातें जो हैं उनकी तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन उसमें एक तजवीज़ और भी जो है वो ज़ेर गौर है कि चूँकि इसहाक डार साहब जो हैं वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, तो ये भी मुमकिन है कि निगरान प्राइम मिनिस्टर कोई और हो और इसहाक डार एज ए केयर टेकर निगरान वज़ीर ख़जाना के तौर पे इन मामलात को लेके आगे चलें, क्योंकि असल चीज़ें तो ये है कि कंटिन्यूटी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को जो पॉलिसीज़ इस वक्त चल रही हैं, जो शवाहिद इस वक्त हैं, जो इस्लाम
इस्लाम आबाद में डिस्कशन है कि आने वाली जो सूरत हाल है पॉलिटिकल जो हुकूमत जो नए इलेक्शन के बाद बनेगी उसमें भी ये इसी तरह का कोई सेटअप होगा, इसी तरह की इत्तेहादी हुकूमत होगी और कभी इम्कान यही है कि यही जो सिस्टम दोबारा कंटिन्यू करे। तो इसलिए नून लीग की बड़ी ख्वाहिश है कि इसहाक डार जो के सारे फाइनेंशियल मामला जो IMF हैं और दीगर इदारों के साथ ख्वाहिश भी है और कुछ वो फेवरेट भी हैं, तो अब देखना ये है कि आगे जाके क्या अहम फैसले होते हैं। सदाकत साहब, आप मुझे बताइएगा कि MQM की तरफ से क्या MQM को एतमाद में लिया गया, क्योंकि खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं, अहम फैसले हो गए हैं, कुछ 7 एक नाम है जो कि दे दिए गए हैं, तो आपको एतमाद में लिया गया इस हवाले से? अच्छा, बिल्कुल एतमाद में लिया गया है, हमसे बात भी की जा रही है और हमसे बात का सिलसिला जारी है। लेकिन कोई नाम दिया आप लोगों ने? नहीं, अभी हमारी तरफ कोई नाम मौजूद नहीं है, और जब नाम मशवरे से देंगे और जो मशवरे में जो बात आएगी वो तमाम लोगों को, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि MQM पाकिस्तान वजह है कि तमाम लोग बहुत काबिल हैं, ये तमाम लोग बहुत काबिल हैं। सदाकत साहब, आपकी आवाज़ हम तक ठीक नहीं आ रही है, आपसे दोबारा से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। पूरी सूरत हाल जो है वो सामने है, निगरान सेटअप के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि मुल्क में अगर इस्तेहकाम लाना है तो उसके लिए अब असम्बलियाँ तहलील होंगी, फिर निगरान सेटअप आएगा, निगरान वज़ीर आज़म की सिलेक्शन होगी, और कहा यह जा रहा है कि 7 नाम दिए गए हैं और उन पर मुशावरत हो रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। आदिल साहब, हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस पूरी सूरत हाल में थोड़ी सी रिजिड नज़र आ रही है। एक जानिब तो बड़ों की मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से जो बयानबाजी होती है, और अगर हम रज़ा रब्बानी साहब की बात करें तो वो खासे खाइफ नज़र आ रहे हैं। तो सर, पीपल्स पार्टी भी हमें इत्तेहादी तो नज़र नहीं आ रही, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी, रज़ा रब्बानी साहब जो आज उन्होंने वॉकआउट किया सेनेट से, बेसिकली तो उनका एतराज़ ये था कि जो आर्मी एक्ट आज पेश किया गया वो उस पर एतमाद में नहीं लिया गया, वो पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, उसमें कुछ तरमीम जो की गई है उसमें नहीं की। तो इसलिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रज़ा रब्बानी साहब इससे पहले भी बहुत सारी कानून साजी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का भी जो है वो इजहार करते रहे हैं। तो जहाँ तक पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त एतराज़ात का ताल्लुक है, बेसिकली ये जब ये नाम फ्लोट हुआ है इसहाक डार का, तो अभी चूँकि 2 बड़ों के दरमियान दुबई में इस हवाले से इब्तदाई मुशावरत थी, लेकिन उससे पहले इसहाक डार का नाम जो है वो मीडिया पे आ गया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बेसिकली तमाम जितने भी इत्तेहादी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि तमाम लोगों को एतमाद में लेने के बाद जो है वो किसी केयर टेकर के नाम सामने आने चाहिए थे, क्योंकि अगर पहले नाम आ जाए तो फिर वो तमाम मामला जो हैं वो तय पा जाएं। आदिल साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब और MQM के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और अपनी राय से आगाह किया है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या अहम फैसले होते हैं, क्योंकि 2 बड़ों की यहाँ मुलाकात भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि उसमें कुछ अहम फैसले भी एक्सपेक्टेड हैं। खैर, अभी शामिल कर लेते हैं दिन भर की कुछ 20 अहम खबरें। आइंदा फरवरी मार्च में गवादर पोर्ट फंक्शनल हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब, मुस्तहिक माहीगीरों में इमदादी चेक, तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। चेयरमैन PTI मरियम नवाज से मुतालिक गुफ्तगू पर माफ़ी मांगें, फिर मैं भी माफ़ी मांग लूँगा। ख्वाजा आसिफ का कामरान मुर्तज़ा के मशवरे पर माज़रत से इनकार। निगरान हुकूमत को जारी मंसूबों पर गैर मुल्की और मालियाती इदारों से बात करने का इख्तियार, नया मुआहिदा नहीं कर सकेंगे। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा? पीपल्स पार्टी ने 3, नून लीग ने 4 नाम पेश कर दिए। दोनों मुज़ाकराती टीमों का अपनी क़यादत से रब्ता, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर, चीनी एक्सिम बैंक ने पाकिस्तान का $2.4 बिलियन कर्ज रोल ओवर कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का ट्विटर पैगाम। बिजली की कीमतों में ₹7.5 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। पावर डिवीजन के मुताबिक इजाफे का इत्तलाक जुलाई से होगा। सनते लगने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। सिंध के वजीर शर्जील मेमन का कहना है, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजिमीन को पेंशन देने का फैसला कर लिया।
नैब का चौधरी परवेज इलाही मोनस इलाही के गिर्द घेरा तंग, मुल्क भर के इदारों से दोनों के असासों का रिकॉर्ड तलब। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाकयात और दीगर मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई हमला के शहरियार आफरीदी समेत 7 अफराद की दरख्वास्त जमानत मंजूर, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। अली मोहम्मद खान मर्दान जेल से रिहा, पेशावर हाई कोर्ट ने रहनुमा पीटीआई के खिलाफ 3 एमपीओ ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। कराची में अकरम अबड़ो और शहरियार अबड़ो के कत्ल की तहकीकात, इंक्वायरी कमेटी बना दी गई, पुलिस ने सीसीटीवी हासिल कर ली। इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात, इंक्वायरी टीम का यूनिवर्सिटी का दौरा, आज रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस में सिविल जज की अहलिया की हिफाजती जमानत मंजूर, लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को 1 अगस्त तक मुलजिमा की गिरफ्तारी से रोक दिया। लाहौर में कलमा चौक अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने पर लाहौर हाई कोर्ट का नोटिस, सीबीडी के तमाम मंसूबों पर काम रोकने का हुक्म। बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया, ताजपुरा में 197 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, बागबानपुरा में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद, हेड सुलेमान की भोकान पतन और जिला भावलनगर की हुदूद में दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबता, कुरान पाक की तौहीन के वाक़यात पर तबादला ख़याल। वतन अजीज़ की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले कैप्टन सरवर शहीद की 75वीं बरसी, शहीद की कब्र पर दुआया तकरीब, फूल रखे गए, फौजी दस्ते की सलामी। और अमेरिका की 36 साला खातून को मोहब्बत पाकिस्तान खींच लाई, इस्लाम कबूल करके 4 सदा के 27 साला इकरामुल्लाह से निकाह कर लिया, नया नाम नौरीन रखा गया। तो दिन भर की 20 अहम खबरें आप जान चुके हैं और एक इंतहाई अहम नोयत का मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे सेनेट में, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौमी असम्बली में इस वक्त बात की जा रही है और ये मामला है ख्वाजा आसिफ का। कल जब वो खिताब करे तो उसके फौरी बाद भी जवेरी आपको याद हो कि मैंने कहा था कि इस पर मुस्लिम लीग नून को नोटिस ले लेना चाहिए क्योंकि ये बड़ा हसास और नाजुक मामला है। आज बल्कि उनके अपने कुलीग्स ने मशवरा दे रहे थे, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मशवरा दिया कि आप माफ़ी मांग लें। नूर आलम खान ने कहा कि आप बहन बेटियों की इज़्ज़त करने वाले हैं, मैं जानता हूँ आपको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। तो मजमूई तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान को लेकर अब तक हुआ क्या है और इस मशवरे के बाद उनका मौक़िफ़ क्या है, ये आप ज़रा देखें और समझें। ये बाकियात है, खंडरात है उनके नाबेकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, which has to be cleaned। देखें, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ख्वाजा साहब एक मिनट, आप तशरीफ रखें। देखें, पीटीआई खवातीन से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ के बयान पर है हंगामा बरपा। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हुआ माहौल गर्म। पहले उनकी बात सुन लें फिर बात करें प्लीज। मेरी बात। ख्वाजा आसिफ एक बार फिर अपने बयान पर डट गए। JUIF के रुकन सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दिया वज़ीर दिफा को माजरत का मशवरा। मैं ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो माजरत कर लेंगे, बड़े दिल का मुजाहरा करेंगे, तो ये सब हम इसमें जो है ना वो कद उनका बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। इसमें ख्वाजा आसिफ ने कर दिया साफ इनकार। ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूँ, ये उसकी माफी मांगे। सेनेट में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले मरियम नवाज से मुताल्लिक अपने रिमार्क्स पर माफी मांगे, फिर मैं भी मांगूंगा। इनके कायद ने, हमारी कायद जो है मरियम नवाज के मुताल्लिक जो अपनी तकरीर में कहा था, उस वक्त इनका ज़मीर नहीं जागा था,
उस वक्त ये सिलेक्टिव जो है एप्लीकेशन जो है वो का बर्दाश्त नहीं है। सेनेट के बाद वजीर दिफा फिर कौमी असम्बली में आए तो वहाँ भी उन्होंने PTI खवातीन पर तनकीद करते हुए कहा, मैंने सियासी बात की है, माजरत बनती ही नहीं है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के रवैये के खिलाफ तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स वॉकआउट कर गए। तो ये है सारी सूरत हाल। ख्वाजा आसिफ को बताया भी गया कि वो माफ़ी मांगें या इस पर कोई निदामत का इजहार करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसी को बात ही नहीं हुई जिस पर ये कहा जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर हंगामा है, उनके कुलीग्स परेशान हैं। मारिया मेमन साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर एंकर पर्सन, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया मारिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये पहली बार नहीं है कि किसी ने ऐसी बात कही, और शायद ये आखिरी बार भी नहीं होगा कि कोई ऐसी बात कर रहा है। इससे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म के बयान ऑन रिकॉर्ड हैं, जिसका ख्वाजा आसिफ ने हवाला दिया। गंडापुर साहब के बयान हमारे सामने हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी पहली बार नहीं बोले, श्री मदारी साहबा को पहले कुछ और कह चुके हैं। इस ज़बान की इजाज़त क्यों, और फिर सवाल यह कि इस ज़बान की फ्लोर ऑफ द हाउस पे इजाज़त क्यों है? मारिया को हम शायद सुन नहीं पा रहे। मारिया, हम रिकनेक्ट करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी था तो उसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद जो ख़वातीन सेनेटर्स थी उनको मुखातिब किया, और जो अल्फाज कहे वो आपने सुन लिया, उनको दोहराना शायद मुनासिब ना होगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत में इस तरह से पाकिस्तानी सियासतदानों ने ख़वातीन को जो है वो टारगेट किया हो। साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र से मुतालिक इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मारिया से हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब मीडिया से मुखातिब। तो के लिए भी अगर हमें कुछ करना, जो भी कुछ भी करना पड़ा वो भी इंशाल्लाह ताला करेंगे, लेकिन इलाज के लिहाज से हमारी तरफ से कोई 1% भी कमी नहीं आएगी, और इंसाफ के लिहाज से भी इंशाल्लाह 1% कमी नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह ताला इस तरह के वाक़यात ना दिखाएं किसी को, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक किस्म की स्टोरी है। सीएम साहब ये बताइए कि एक अफसोसनाक वाक़या आपने उसमें कॉन्डोलेंस भी कर दी है और मेयर्स भी अब लेंगे। इस वक्त जो कमिंग स्टेप्स पर मुहर्रम आ गए हैं, आज आपने एक बड़ी मीटिंग भी शेयर की है मुहर्रम के हवाले से। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे सूबे के अंदर कैसी है? बारिशें भी हो रही हैं, मुहर्रम भी है, तो थोड़ा सा उस पर ब्रीफ करें कि किस तरीके से। आज काफ़ी डिटेल सेशन हुआ है, सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सारी थी वहाँ पे, और हमारा यही कोशिश है कि लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा ये कि बारिश जैसे आपने कहा कि वो भी आनी है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। साथ साथ जुलूस चल रहे होंगे, सड़कें ब्लॉक होंगी, साथ बारिश हो रही होगी, रूट पे क्लियर करना है, सड़क पानी ज़्यादा हुआ तो जुलूस लेट होंगे, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन की है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे। बाकी सर ये बड़ी खुशैन बात है कि आप अस्पतालों की तरफ बड़ी तवज्जो कर रहे हैं। आप हर शोबे को रिस्क अलाउंस दे रहे हैं, ये पुलिस में भी है और दीगर जो महकमे उसमें भी है। ये बताइए, जो पैरामेडिकल स्टाफ है अस्पतालों में जो काम करता है, सबसे पहले फर्स्ट एड ये देते हैं, सबसे पहले पेशेंट को डील ये करते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिस्क में तो पैरामेडिकल स्टाफ होता है अस्पतालों का, तो उसके लिए सर ये रिस्क अलाउंस क्यों नहीं? अभी तो सबके लिए तनख्वाहें बढ़ गई हैं, सब कुछ। आप मोहसिन नकवी से मोहसिन इंसानियत बन गए हैं, क्योंकि आप अस्पतालों में भी जा रहे हैं, कोई ऐसा वाक़या हो रहा है, सैलाब आ रहा है, पानी आ रहा है, आप उधर चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त अस्पतालों के अंदर नर्सिस कैडर की शदीद कमी है। 16,000 नर्सिस इस वक्त आज 550 की अप्रूवल दी। चीफ मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि आज आपने एक मीटिंग चेयर की है और उसमें 8, 9, 10 को ड्रोन कैमरों पर पाबंदी लगी। टीजी खान और रावलपिंडी में थ्रेट अलर्ट्स आए हैं, आपको भी थ्रेट अलर्ट है, इस हवाले से क्या प्लान किया है? ड्रोन्स की मेरी मीडिया वालों से, सारे भाइयों से रिक्वेस्ट होगी कि उसको यूज़ ना करें, बिकॉज़ उसके ज़रिए बहुत ख़दशा है कि दहशतगर्दी हो सकती है, और वो एक पॉसिबिलिटी है। इसलिए हमने सारों पे पाबंदी लगाई है कि वो ना इस्तेमाल करें। दूसरा थ्रेट्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं, और इंशाल्लाह ताला फुली। हॉस्पिटल में मशीनें ख़राब हैं, RFTs की मशीनें ख़राब है, और दूसरा जिला हॉस्पिटल PIC समेत वहाँ पे पार्किंग की जो लोअर पार्किंग हो दी गई है, लेकिन वो कब्जा है, कोई भी नोटिफिकेशन अभी लोअर कर रहे हैं, चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, बहुत चीज़ें ख़राब हैं। बात ये है कि आपने इसलिए किया कि 30 की बजाय 10 लिए जाए, अभी भी वो 30 सॉर्ट आउट कर रहे हैं। यकीन करें, आप यकीन करें, नहीं देखिए मेरी बात सुन, जब लाहौर पार्किंग कंपनी आ रही है तो रेट फ़र्क हो रहा है। बिल्कुल उससे पहले ओवर चार्ज कर रहे थे, और जो ठेकेदार था उसको 10 का रेट है वो 30 चार्ज कर रहा था लाहौर पर। मैं इजाज़त लूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लाहौर में वो बच्ची जो
اسلام آباد میں سول جج کی اہلیہ کے تشدد کا شکار ہے، لاہور جنرل ہسپتال میں زیر علاج ہے، اس سے ملنے آئے اور بتایا کہ اس کی حالت انہوں نے دیکھی ہے، حالت قابل رحم ہے اور اس سارے معاملے کو جو ہے انویسٹیگیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں جو بھی میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ میک شور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ملے۔ بہرحال محسن نقوی صاحب کو سننے سے پہلے ماریہ میمن سے بات کر رے تھے خواجہ آصف کے بیان سے متعلق۔ ماریہ، سوال وہی ہے کہ یہ پہلی بار نہیں اور آخری بار بھی نہیں ہے، اس زبان کی اجازت ان پرٹیکولر فلور آف دی ہاؤس پہ ہے کیوں؟ بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ ابھی کلاس آف 1985 میں لوگوں کو کہتی ہوں جو کہ ہر دہائی میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے آئے ہیں اینڈ دے گاٹ اوے ود اٹ، لیکن اب ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ سپیس اس معاشرے میں اور اس پورے ہمارے نیشنل ڈسکورس میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جو نئی ہماری جنریشن ہے، خاص طور پہ جو خواتین ہیں، اب ان کی قوت برداشت ختم ہو گئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں خواجہ آصف صاحب کا جو رسپانس دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ پہلے وہ فلانی بات پہ معافی مانگے تو پھر میں اس بات پہ معافی مانگوں گا۔ معافی یا اپنے کردار کا جو بھی آپ نے جواب دینا ہوتا ہے نا، وہ کسی اور کے پیمانے پہ نہیں دینا ہوتا، وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے اپنی تربیت، اپنے ظرف اور آپ کے نزدیک جو رائٹ اور رانگ کا کانسیپٹ ہے اس کے تحت، ورنہ تو پھر اس ملک کے اندر کوئی بھی ریڈیمشن نہ ہو، کوئی بھی ریمورس نہ ہو، کوئی بھی اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا جو ہے وہ نہ ہو طریقہ کار، کیونکہ جب تک آپ کہیں گے فلانا معافی نہیں مانگے گا یا فلانا اپنا کردار درست نہیں کرے گا، ہم نہیں کر سکتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے خواجہ آصف صاحب کے خاندان کے اندر بہت زیادہ اکمپلش خواتین موجود ہیں اور یہ اونس ان کی خواتین پہ ہرگز نہیں ہے، میں کلیئر کر دوں، لیکن میری اتنی ریکویسٹ خواجہ آصف صاحب سے ضرور ہے، ہی شوڈ ریچ آؤٹ ٹو دوز اکمپلش ویمن، ان سے بیٹھ کے پوچھیں، ان سے فیڈ بیک لیں، ان سے کہیں کہ بھئی 2023 کے اندر ان خواتین چونکہ میرے ساتھ ہم جہاں پروفیشنل سپیس میں وہاں کام کرتے ہیں تو میری لینگویج میں کیا امپروومنٹ کی ضرورت ہے، کیا میں غلط تو نہیں ہوں، اور اگر ہوں تو میں اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں، وہ ان کو بہت مفید مشورے دیں گی۔ سو ضرور اس حوالے سے اچھا، اس میں ماری آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں پرابلم یہ آتا ہے کہ اگر ہم سابق وزیر اعظم کے بیان کی بات کریں تو مجھے وہ دن بھی یاد ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں وہ آ کر پریس کانفرنسز کیا کرتی تھیں اور ڈیفینڈ کیا کرتی تھیں ان کے بیان کو، اور دوسری جو خواتین ہیں ان پر الزام تراشی کیا کرتی تھیں۔ اب مسلم لیگ نون میں صورتحال یہ ہے کہ خواجہ آصف بیان دے رہے ہیں، مریم نواز چیف آرگنائزر ہیں، وہ چپ ہیں، تو اس ساری صورتحال کو کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ خواتین بھی کر رہی ہیں، کیونکہ جو ڈیفینیشن ہے ویمن امپاورمنٹ کی وہ بھی اتنی ڈسٹارٹڈ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کیا ہے۔ اس کے اندر جو ایجنسی ہے نا ان خواتین کی کہ وہ ان کی اس پورے ماحول میں بات کرنے کی جگہ کتنی ہے، اس کا بہت بڑا لین دین ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم عمران خان صاحب کی ایگزامپل لے لیں، جب عمران خان صاحب ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کی پارٹی کے اندر ارد گرد کیا ان خواتین کے پاس اتنی ایجنسی ہے کہ اس کو کال آؤٹ کر سکیں؟ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ آؤٹ رائٹ آ کے ڈیفینڈ نہ کریں یا اس پہ الزام تراشی آ کے دوسری خواتین پہ نہ کریں، یہ ایک فرق ہونا چاہیے۔ آپ خاموش رہتی ہیں بہت ساری خواتین، اور کچھ آگے آ کے جو بڑھ کے کرتی ہیں وہ انیبلر ہے، وہ دے آر پارٹ آف دا پرابلم، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے خواجہ آصف صاحب چونکہ ایک سینئر لیڈر ہیں، فار ایگزامپل کوئی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کا لیڈر ہوتا ہے اس سے بھی تک معافی منگوا چکے ہوتے ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب کا چونکہ قد کاٹ اتنا ہے تو ان کی پارٹی میں ارد گرد کتنی خواتین ہیں جو ان سے منسلک ہیں، پڑھی لکھی ہیں، دلی دل میں ان کے بیان کو برا سمجھتی ہیں، پر ان کے پاس ایجنسی نہیں ہے ان کو کال آؤٹ کرنے کے لیے۔ اس کی آزادی کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کو ہمیں پھر اگر ہم بات کریں تحریک انصاف کی تو انہوں نے بار کو بھی بہت بھائی سیٹ کیا اور بولا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور باقی تو سارے کیڑے مکوڑے ہیں، تو انہوں نے بھی پھر اس سلسلے میں آپ نہیں سمجھتی کہ گزشتہ دور حکومت میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اس پرٹیکولر ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنے میں؟ یہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن پہلے والوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی۔ ہاں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر پہلے والوں نے کسر نہیں چھوڑی تو آپ کیا کریں گے؟ پھر اس بار کو آپ بیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا آپ اپنا بار سیٹ کریں گے؟ تو مجھے اپنا بار بھی سیٹ ہوتا ہوا یہاں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آئی تھنک تھرو آؤٹ ہم معاشرہ اتنا ڈیٹیریوریٹ کر گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے دوبارہ آگے اس حوالے سے کیسے بڑھنا ہے۔ سو اس میں ایک بات میں آپ کو کہوں، ایک بہت بڑا اعتراض کہا جاتا ہے جی کہ پی ٹی آئی کی خواتین جو ہیں انہوں نے اپنی جماعت کے بارے میں جب کوئی لیڈر نے کہا کیوں نہیں کہا، پی ایم ایل کی خواتین کہاں وہ خاموش ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک بات بہت کلیئر کرنی ہے، یہ جو خواتین کے اوپر ہم شفٹ کرتے ہیں بلیم کہ وہ کال آؤٹ کریں بجائے اس کے کہ ہم ان شخصیات پہ جو یہ حرکت کرتے ہیں، طور پر جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنا جو بلیم شفٹ کر دیتے ہیں۔ یس، تھینک یو ماریا، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ یہ ساری صورتحال ہے جناب خواجہ آصف کے بیان کی، اور یقینی طور پر سب اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم نے سوچا ہم بھی اس پر جو ایک بات چیت ہے، اس کی جو بحث کے مختلف پہلو ہیں ان کو جانے سمجھیں۔ بالکل ایسے عبید مقابلے بازی کی بات ہو رہی تھی
کہ ہمیں اچھی چیزوں میں تو مقابلہ کرنا چاہیے لیکن بری چیزوں میں کوئی اس طرح کا بیان کوئی بھی دے ہے قابل مذمت. بالکل ایسے ہے. تو مقابلے سے ریلیونٹ یہ ہے جناب کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں بھی اب مقابلہ شروع ہو گیا ہے. ٹویٹر کی جگہ ایکس میٹا کا ویڈیو فیچر اور ٹک ٹاک نے بھی نیا فیچر متعارف کر دیا ہے. صارفین اب ٹک ٹاک پر ویڈیو کے ساتھ ٹیکسٹ بھی شیئر کر سکیں گے. یقینی طور پر اب یہ ساری ایپس جو ہیں کہہ لیجیے ایک ہی صف میں کھڑی ہو گئی. یہاں کے سارے ہی محمود ہیں, سارے ہی ایاز ہیں. رپورٹ ایک تیار کی, آپ بھی دیکھیں. ڈیجیٹلائزیشن کے اس دور میں بڑے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے صارفین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نئے دلچسپ فیچرز متعارف کرانا شروع کر دیے. اسپیس ایکس کے مالک ایلون مسک نے ٹویٹر کی بلو برڈ کو ایکس کر دیا. میٹا نے فیس بک میں ایڈیشن کیے ہیں. فیس بک کا ویڈیو فیچر صارفین کو نئے انداز میں دستیاب ہوگا. ویڈیوز کے لیے مشہور ایپ ٹک ٹاک نے بھی اب ٹیکسٹ فیچر مارکیٹ میں پھینک دیا ہے. شارٹ ویڈیو شیئرنگ ایپلیکیشن ٹک ٹاک نے 7 سال میں پہلی بار پلیٹ فارم کو تبدیل کرتے ہوئے اس میں ٹیکسٹ فیچر کو پیش کیا ہے. ٹک ٹاک کی ٹیکسٹ پوسٹ کو ویڈیوز اور تصاویر کی طرح میوزک, بیک گراؤنڈ, کلرز اور سٹیکرز کے ساتھ اپلوڈ کیا جا سکتا ہے. ٹک ٹاک کو ہر ماہ 1 ارب سے زائد افراد استعمال کرتے ہیں جس میں 15 کروڑ صارفین کی تعداد امریکہ سے ہے. ٹک ٹاک نے ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ سمیت تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو شارٹ ویڈیو فیچرز متعارف کرانے پر مجبور کیا, لیکن اب خود ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر کی طرح ٹیکسٹ فیچر متعارف کرانے پر مجبور ہو گیا. تو یہ ہے جی ساری صورتحال, اور اس میں ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ایک زبردست گیسٹ بھی ہوں گے, ہم ان سے بھی بات کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے ٹویٹر جو تھا وہ صرف ٹیکسٹ اونلی تھا, اس کی ایک اپنی نیچ تھی. اس کے بعد جناب وہاں آڈیو ویڈیو کا فیچر آیا, ضروری تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو ٹک ٹاک ہے اس نے 15 سیکنڈ کی ویڈیو سے 30 سیکنڈ, 3 منٹ اور 10 منٹ تک کا کنٹینٹ ٹیکسٹ پہ آ گئے. وہ بھی الگ چیز تھی کہ وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ایڈ نہیں کر سکتے. اب وہ نا ایکسکلوزیو تھی چیزیں کہ یہ ایپ اس کے لیے ہے, میں نے انسٹاگرام پہ تصویر لگانی ہے, ٹویٹر پہ جا کے اپنا سیاسی تجزیہ پیش کرنا ہے. اب مجھے ہر جگہ ہر چیز کرنی ہے تو ایک مونوٹنس ہے. آپ کو ہر جگہ ساری چیزیں جو ہے وہ ملیں گی اور آپ جو ہے وہ ایک جیسی ایک چیزیں نہیں کر سکتے ہم, کیونکہ ہر جگہ ہر چیز. اچھا, اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹویٹر جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈپ لے رہا ہے, آئی ڈونٹ نو کیا چکر ہے. خود ایلون مسک نے بتایا کہ ان کا ریونیو کس طرح سے جو ہے ان کے سنبھالنے کے بعد کس طرح سے کام خراب ہوا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جناب اس کے علاوہ مسئلہ یہ چلتا رہا ہے کہ جو اس کا لوگو ہے وہ بھی بدل دیا. اب فون پہ میرے پاس ٹویٹر ہے اور ویب ورژن پہ ایکس, تو وہ اسپیس ایکس اور پھر ان کا ٹیسلا, وہ ایک پورا ری برانڈنگ کر رہے ہیں اپنی. تو بہرحال یہ بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے, لیکن اس مونوٹنس کو یہ جو ایک جیسی چیز ہے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, کیا نقصان ہو سکتا ہے, کیا فائدہ ہو سکتا ہے. جویریہ ایک ہی چیز آپ نے پہلے آپ 2 جگہ پوسٹ کر رہے تھے, پرسپیکٹو 4 جگہ جا کے کیا ہے اس کو لے کے. تو پھر یہ ہے کہ ایک ہی جگہ آپ پوسٹ کریں, کیونکہ اگر آپ ہر جگہ بھی پوسٹ کریں گے, کچھ بھی لگائیں گے تو سیم ہی اس کا ایفیکٹ ہوگا. یقینی طور پر یہ جو ہے نا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اس میں ایک کمپٹیشن رہنا چاہیے تھا اور ہمیں مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں ملنی چاہیے تھیں, لیکن انفارچونیٹلی ود ٹائم اور پھر یہ کمپٹیشن. اچھا, اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے, اس کو ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ کریٹیوٹی کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو کریٹیوٹی ہے اس کو شاید میرے خیال میں کوئی بیریئر لگ گیا ہے, اور سارے لوگوں کے پاس ایک جیسے ہی آئیڈیاز ہیں اور سارے لوگ جو ہیں وہ کم و بیش ایک ہی چیز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم نے بہت بول لیا. نور فاطمہ, ہیڈ آف ڈیجیٹل کانٹینٹ, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. نور, بہت شکریہ, آپ وقت نکال کے آ چکی ہیں اسٹوڈیوز میں, اور آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے ایک بار پھر بلایا. نہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم بلائیں, لیکن اسٹل اتنا ریلیونٹ ہے ڈیجیٹل. اب یہ ہو کیا رہا ہے, مطلب لیٹس سمپلیفائی اٹ. ٹک ٹاک کا جو فیچر ہے ٹیکسٹ اونلی, کیا ہم یہ کہیں کہ یہ انسٹاگرام پہ بھی ہے, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ بھی ہے, تو یہ ٹک ٹاک کا فیچر فیل ہو گیا, ٹویٹر جو ہے وہ ٹیکسٹ اونلی نیچ کے لیے, اس کو اس طرح کہیں؟ اس طرح کہنا غلط نہیں ہوگا. ٹیکنیکلی شروع ٹویٹر نے کیا تھا, اب ٹویٹر کہنا اچھا بھی نہیں لگ رہا کیونکہ ایکس فیکٹر آ چکا ہے, تو ہمیں ایکس ہی کہنا چاہیے. تو @X نے جو ہے اس کو شروع کیا تھا 140 کی لمٹ سے شروع کیا تھا, 140 سے ہم 280 پہ گئے, پھر ایلون مسک صاحب آئے تو پھر 4000 سے ہم 10,000 پہ چلے گئے, پیسے دو اور وہ لمٹ بڑھاتے جاؤ والا حساب تھا. ٹک ٹاک ہو جائے, انسٹاگرام ہو جائے, فیس بک ہو جائے یا ٹویٹر ہو جائے, ان سب کا کہنا ایک ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں یا جو ہم چینجز کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے جو یوزرز ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا زیادہ بہتر ہو سکے, اور وی پرووائڈ دیم اے بیٹر پلیٹ فارم اور اے بیٹر اسپیس ٹو ایکسپریس دیم سیلوز. اب یہ کہنا تو آسان ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا جب سارے ایک چیز کرنے لگ جائیں, آپ دونوں نے آلریڈی یہ بات کر دی تھی, تو انوویشن کہاں رہ گئی ہے, ٹھیک ہے, کریٹیوٹی کہاں رہ گئی ہے, سب ایک جگہ آ گئے. تو پھر میں جا کر ٹویٹر کروں یا میں انسٹاگرام کیوں یوز کروں یا میں ٹک ٹاک کیوں یوز کروں, مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے یوزر سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں. اینڈ یو میکنگ اے پرٹیکولر ایپ اور اے پرٹیکولر پلیٹ فارم ٹو فیسیلیٹیٹ دا یوزر.
अब तो आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, इसमें सबसे बड़ी जो मिसाल है वो थ्रेड्स की देख लें कि बिल्कुल। थ्रेड्स ने पूरे का पूरा मेरे ख्याल में कोड उठाया और रखा और बोला बस हमारा नाम या बाकी सब कुछ वही है। ऐसे ही है। और थ्रेड्स जब आया वो भी फेल हो गया, फेल हुआ, और वो आया ये कह के कि जी हम मस्क साहब को थ्रेटन करने लगे। तो मार्क ज़कर साहब ने उसको बनाया, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल थ्रेट कर दिया, इंस्टाग्राम के डिलीट करेंगे तो काम जाएगा। फिर नूर क्वेश्चन ये कि क्रिएटिव आइडियाज कहाँ हैं अगर एक ही खत्म होते जा रहे हैं। बेसिकली जब सारे मेगा जाइंट्स जो हैं वो एक दूसरे को कॉपी करने में लग जाएंगे और वो एक लड़ाई उनकी कि बेहतर प्लेटफॉर्म किसका है उसके ऊपर लग जाएंगे, तो फिर जो आप बेसिक चीज़ आपने इनिशियली एक ऐप बनाई थी फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर क्रिएटिविटी, फॉर कंटेंट क्रिएशन, वो पीछे रह जाती है। अच्छा, नहीं, इससे एक मसला और नहीं है कि आप जब सारी जगहों पे एक जैसी चीज़ दे देंगे, सबके पास एक जैसी कोड है, एक जैसे फंक्शंस हैं, तो फिर आप लिमिट कर देंगे। अब मैं बोलूँगा कि नहीं यार मैं फिर ट्विटर पे ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ। जब ये डिसाइड कर लेंगी कि जी ये इंस्टाग्राम पे जाके एंजॉय करना चाहती हैं, आपने तय कर लिया आप फेसबुक पे हैं, तो वो जो आप पहले एक्सक्लूसिव थे कि यहाँ पिक्चर, यहाँ मेरा, वो खत्म आपने एक जगह लॉक किया और आप वहाँ पे खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, आप बजाय अवाम को वो एक प्लेटफॉर्म देने के या एक फैसिलिटी देने के, जैसे आपने कहा है कि फिर यूजर जो है वो अपनी कंफर्ट के हिसाब से एक ही चीज़ यूज़ करेगा। पहले ट्विटर वाज हेविली फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर क्रिएटिव आइडियाज़। मतलब मैं 140 कैरेक्टर्स की वो जो एक दौड़ होती थी दिमाग में कि हमने ट्वीट करनी है विद इन 140 कैरेक्टर्स, मैसेज कन्वे करना है, वो खत्म होता है। अच्छा, लोग कॉन्शियस थे ना कि अच्छा मैंने ट्वीट करना है तो मैंने उसमें मीडिया को भी जो है वो बड़ा लिमिट करके पूरा एक्सप्रेस भी करना है, उसकी ग्रामर के मसाइल, बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक पूरा एक जोर लगता था। अब आपने उठाया कुछ भी, यहाँ कॉपी किया, कुछ भी वहाँ कॉपी किया, और फिर एक ऑडियंस भी थी ना, हमें पता था यार ट्विटर पे ये ऑडियंस होगी, टिकटॉक पे ये होगी, इंस्टाग्राम पे ये होगी, लेकिन अब तो हर कोई हर जगह, वो एक नीश थी, हर सोशल ऐप ने अपनी डेवलप की हुई थी, अब वो फैलती जा रही है। अब अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दूं, एलॉन मस्क साहब इज नोन फॉर इनोवेशन, लेकिन इस बार उन्होंने इतनी कोई खास इनोवेशन की नहीं है। एक्स जब आया था, ये ओरिजिनली एक शख्स हैं जीन एक्स वैंग, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था, और उन्होंने उससे कहा कि भाई ये मुझे दे दो। अब अवाम की एंटिसिपेशन थी कि अगर मस्क साहब उनका एक हैंडल ले रहे हैं तो पता नहीं कितना कॉम्पनसेट किया होगा। व्हाट डू यू थिंक उन्होंने क्या किया होगा? कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जाओ मेरा प्लेटफॉर्म। आप बताएं जो एरिया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं, उन्होंने कहा कि जी कोई पैसे नहीं मिल रहे, हम आपको आपका ओरिजिनल हिस्ट्री दे देते हैं। अच्छा। जो भी आपकी अकाउंट की थी, अकाउंट का टाइटल, हिस्ट्री आप ले लें, और कुछ चाहिए तो आके हमारी टीम से मिल लें या मर्च ले लें हमसे। मतलब हमारे लोगोज, मतलब वो यही वही मेरी वाली बात हो गई ना कि भाई हमारा प्लेटफॉर्म है, जाओ जो मर्जी करना है करो। मतलब हाउ आर यू फैसिलिटेटिंग पीपल इन अ वे ऑफ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू गिविंग देम कंटेंट, यू गिविंग इन इन्फॉर्मेशन, आप किसी और की चीज उठा रहे हैं। इसको यस और नो में जवाब दे। विद एडवांसमेंट ये एक्सपोज हो रहे हैं एंड दे आर फेलिंग। यस, फॉर श्योर। बस यहाँ पे खत्म हो गई वेरी मच फेलिंग। थैंक यू सो मच नूर फातिमा, हेड ऑफ डिजिटल कंटेंट पीएनएन, हमारे साथ स्टूडियोज में थी। तो ये है जी सारी सूरत और मामलात जो हैं वो आपके सामने हैं। अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, मतलब हमें क्लोज करना है प्रोग्राम को, जाते जाते एक और इंतहाई अहम और इंपॉर्टेंट मामला आपके साथ शेयर करते हैं। भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकाती टीम ने आज यूनिवर्सिटी का बिल आखिर दौरा कर लिया है। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ये एक टीम बनाई गई है। इंक्वायरी टीम ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को आज पेश भी करनी है। इस हौलनाक स्कैंडल की साफ शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का सब मुतालबा कर रहे हैं, और चेयरमैन HEC ने भी कहा है कि जो भी इस भयानक काम में मुलव्विस है उसे इबरत का निशान बना देना चाहिए, और यकीनी तौर पर इस किस्म के किसी भी स्कैंडल में सबका यही एक मुतालबा होता है। इस पर हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में भी नजर रखेंगे, लेकिन अभी आपको दुनिया भर से कुछ अहम खबरें दिखाते हैं।